माइक इंटेंशनली म्यूट है। ओके जी, ठीक है जी। ओके सॉरी, मेरा माइक म्यूट था तो इस वजह से ओप्स। ओके, जो मैं कह रहा था वो पहुंचा नहीं आप तक, तो दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि हमने जो अभी तक हम चीज़ें कवर कर चुके हैं उसमें हमने आर्डिनो ही कवर कर लिया है, ठीक है। आर्डिनो को हमने देख लिया है। उसके बाद जो है हम अभी नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाले हैं उसमें जो है हम आईओटी बोर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। और जो है जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम जो टॉपिक्स कवर करवाएंगे ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप, तो उसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो था जो हमने देख लिया है। और उसमें भी अभी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं। तो इस तरह है कि कुछ हमारे पास ऑडियंस जो है ऑडियंस टाइप एक मिक्सअप सा हो गया है, जिसमें लाइक कुछ बच्चों को बिल्कुल भी जो है आर्डिनो या इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कुछ। और उसके अलावा जो है हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं, उनको यही कहा है हमने कि उनकी जो भी क्वेरीज हैं वो हमसे पूछें और हम जो है उनको रिजॉल्व करते रहेंगे। और इसके बाद जो है हमने जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है वो हमने आईओटी बोर्ड्स को, डिफरेंट आईओटी बोर्ड जो हैं उनको डिस्कस करना है। और उसके अलावा जो है हम इसके जब आईओटी बोर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हमने उनको देखना है कि वो हम लोकल होस्ट पे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ ब्रोकर्स होते हैं एमक्यूटीटी ब्रोकर्स और एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल को हम देखेंगे। फिर डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो हैं लाइक AWS, एजूर और गूगल क्लाउड जो है इनको हम देखेंगे कि हम इन पे अपने आईओटी जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने अपनी डिवाइसेस को देखना है कि हम वो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर एट द एंड जो है हम देखेंगे कि हम डैशबोर्ड्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई को यूज़ करते हुए। तो इसके बाद जो है हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज, तो वो है ESP8266 एंड ESP32 बोर्ड्स। तो जो है कह लें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। और हम इनको आज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनको हम जो है किस तरह से अपने कह लें कि प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और हम इनको जो है अपने आर्डिनो के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये जो है आज वाली वर्कशॉप होगी हमारी इसी चीज़ पे है। और इंशाल्लाह ये चीज़ें हम साथ साथ आज कवर करेंगे ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप। तो जो हम आज चीज़ें कवर करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे ESP8266 एंड ESP32 का। उसके बाद हम गेट स्टार्ट करेंगे अपने दोनों बोर्ड्स के लिए। हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह सेट कर सकते हैं और जो भी मटेरियल्स हमें चाहिए वो क्या क्या है। फिर हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को देखेंगे और सीरियल कम्युनिकेशन की बेसिक्स को और प्रोटोटाइपिंग हम करेंगे इस दफ़ा ऑन एक्चुअल हार्डवेयर, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ हार्डवेयर दिखाऊंगा, लाइक जिस तरह मैंने कल आपको आर्डिनो दिखाया था इसी तरह हम बाकी हार्डवेयर भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। और आपको जो है हम एक्चुअली बताएंगे कि हम इस चीज़ को किस तरह अचीव कर रहे हैं जो भी काम हम करेंगे। तो इसके बाद ये कुछ आईओटी बोर्ड्स हैं जो हम देखेंगे। तो इनमें अब देखें तो ये सारे के सारे जो है ना ESP32 बेस्ड हैं, ठीक है। ESP32 बेस्ड बोर्ड है जिनमें जो है डू इट डेव किट है, हमारे पास वर्जन 1 है।
इसके बाद ESP32 डेव किट है, फिर ESP32S है जो कि नोड MCU बोर्ड है, और मेरे पास अभी जो अवेलेबल है वो ESP32S ही है। उसके बाद जो है ESP32 थिंग है जो कि स्पार्कफन एक बहुत बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ESPs को भी मैनेज कर रही है और आर्डिनो को भी मैनेज कर रही है। तो स्पार्कफन अपने ही बोर्ड बनाता है, और वो बोर्ड जो है बेस किस पे कर रहे होते हैं, वो ESP32 पे, ESP8266 पे और आर्डिनो पे, और बाकी जो है इस तरह के बोर्ड्स हैं उन्हीं बोर्ड पे वो बेस कर रहे होते हैं। तो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं कि वही है, ठीक है। वो अपना बोर्ड खुद डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर उसको मार्केट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ VMOS, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास VMOS OLED है जिसपे एक LED लगी होती है, ठीक है। उस LED को का एक स्पेशल पर्पस होता है जिसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हुज़ा 32 है, ठीक है। ये भी ESP32 बेस्ड बोर्ड है और ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे ESP बोर्ड्स हैं। लाइक ESP32 के बहुत ज़्यादा वेरिएंट हैं। हमने अगर लाइक इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई काम करना हो तो हम जो है ESP32 बोर्ड वो वाले यूज़ करते हैं जिन पे हमारे पास कैमरा लगा हो। तो वो बिल्ट इन कैमरे लगे होते हैं उन पे, वो हम ESP32 बाय कर लेते होते हैं और उनको फिर हम यूज़ कर लेते होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, एक मिनट मुझे वो ढूंढ लेने दें, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ साथ साथ। तो जी इसको फिर हम एंड पे ही देखेंगे। तो ये हमारे पास ESP32 बोर्ड है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास इधर राइट साइड पे है, ठीक है, तो वो है ESP32 नोड MCU, ठीक है। अब नोड MCU में और जो है ESP32 है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो नोड MCU जो होता है वो एक डेवलपमेंट बोर्ड होता है, ठीक है, और ESP32 जो है वो कह लें एक माइक्रो कंट्रोलर है आपके पास, ठीक है। तो वो ESP32 जो है वो एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है। अब जो मेरी इसी स्लाइड पे लेफ़्ट साइड पे है जो छोटा है, छोटा सा, तो ये हम मेरे पास है ESP32, और राइट साइड पे जो है ये मेरे पास नोड MCU बोर्ड है, ठीक है, जिसको हम डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं नोड MCU के नाम से। तो अब नोड MCU जो है वो डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। लाइक ESP8266 के लिए भी नोड MCU आता है और ESP32 के लिए भी नोड MCU आता है। फिर ESP8266 के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं और इसी तरह ESP32 के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं।
जिनके लिए जो है हमें नोड MCU मिल जाता है। अब ESP32 क्यों ना बाय करें और नोड MCU ही क्यों बाय करें, इसके पीछे रीज़न ये है कि अब ये जो ESP32 आप देख रहे हैं साइड पे, तो इसको आप वायर्स के साथ सोल्डर करना पड़ेगा और सोल्डर करने के बाद फिर आप जो है सीरियल कनेक्टर्स लेंगे, उन सीरियल कनेक्टर्स को लेके फिर आप इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। फिर आपको इसका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर जो है ESP32 का वो सारा पता होना चाहिए कि लाइक GPIOs किस तरह से हैं, आपने RX TX जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं पिंस, वो कहाँ पे हैं, वो उनको किस तरह कनेक्ट करना है। तो लाइक ये सारी चीज़ें आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो वो सारा का सारा जो है एम्बेडेड में लाई करता है। तो जो एम्बेडेड के डेवलपर होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि वो इस चीज़ को जो है आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो ESP32 है उसको किस तरह प्रोग्राम करें। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यू शुड बाय नोड MCU, ठीक है। और अगर आप वैसे भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको बाय जो है वो ESP32 बेस्ड नोड MCU ही बाय करना चाहिए। तो आप जो राइट साइड पे है वो बाय करेंगे, लेफ़्ट साइड वाला बाय नहीं करेंगे। और इसको कनेक्ट करने का फिर जो तरीकाकार होता है वो सिंपल सा होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे जो सीरियल प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसके ऊपर ही लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो है सीरियल प्रोग्रामिंग के लिए IC यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन जो है उसको मेंटेन करता है। और ये जो आपके पास IC लगा हुआ है ये आपके पास है LM330, ठीक है। तो LM330 है, ये 3.3 वोल्ट का एक IC है, ठीक है। तो फिर आपको 3.3 वोल्ट अगर लेना है तो उसके लिए भी फिर ये IC यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कह लें कि जो है इसको हम कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्टर फिर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस होता है, उससे बचने के लिए फिर ये डेवलपमेंट बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट आया और ये डेवलपमेंट एक बोर्ड है। इसी तरह आपको मैंने अर्डिनो का बताया था, तो अर्डिनो में जो एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ था वो एटमेगा था, ठीक है। और जो अर्डिनो कंप्लीट है वो एक जो है आप कह लें डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि एक पैकेज बना के आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट थिंग इज़ ESP8266। तो हम ESP8266 को भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ESP8266 जो है बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। तो वो डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ESP8266 जो है वो भी इसी तरह डिफरेंट मोड्स में आता है, ठीक है। अब देखें ये वाला जो है ये मेरे पास जो है ESP32 है, ठीक है। और ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मेरे पास जो है ये नोड MCU है, इसमें भी इसी तरह आपके पास ये सीरियल प्रोग्रामर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास 3.3 वोल्ट का जो है एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से इसको भी फिर हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप तो बिगिनर हैं तो आपने जो है इसी तरह इस पैकेज को बाय कर लेना है। और अब अगर मैं इसकी जो है ESP8266 जो है इसकी पिन डायग्राम को आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है आपकी GPIOs हैं। तो GPIO क्या होती हैं, GPIO स्टैंड फॉर जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो आप यहाँ से इनपुट भी ले सकते हैं, आप यहाँ से आउटपुट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास जो है 16 GPIOs अवेलेबल हैं इन दिस टाइनी पैकेज। तो यहाँ से हम जो है इन GPIOs को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ GPIOs हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं हमारे पास। इसके बाद फिर हमारे पास ये RX TX की पिंस हैं जो कि हम अगर इसको सीरियली डाटा ट्रांसमिट करना है हमने तो हमें RX TX पिंस को चाहिए होंगी। और
फिर हमारे पास SCL और STL जो है ये हमारे पास जो है डीप स्लीप मोड में अगर हमने लेके जाना हो इस ESP को तो उस टाइम भी यूज़ होती हैं। या इसके अलावा जो है अगर हमने कम्युनिकेशन बनानी हो, लाइक हमने SPI कम्युनिकेशन करनी हो या I2C कम्युनिकेशन करनी हो, तो उसके लिए फिर हम इन पिन्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर ये हमारे पास जो GPIO 15 है ये आपकी चिप सेलेक्ट की पिन होती है। और चिप सेलेक्ट मीन्स के आप जो है आप जब इसको हाई पास करेंगे GPIO 15 को तो फिर ही ये प्रोग्राम होगी। ठीक है, तो ये मैंने जो तरीकाकार बताया है ये आपका जो ये वाला बोर्ड है इस चिप को प्रोग्राम करने का है। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर इसको प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर आपको इसकी इसी तरह की पिन डायग्राम चाहिए होगी। ठीक है, जिस तरह की ये पिन डायग्राम मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, तो आपको इंटरनेट से मिल जाती है ये पिन डायग्राम, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको समझना और फिर इस पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से ये जब आप थोड़े एक्सपर्ट लेवल के डेवलपर हो जाते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फिर उसका यही अल्टरनेटिव है कि हम इस पैकेज को बाय कर लें। नेक्स्ट थिंग इज़ ESP8266 वर्जन 1। तो सबसे पहले जो ESP लॉन्च हुआ था मार्केट में वो हमारे पास ये वाला ESP बोर्ड था। ठीक है, तो इसमें ये ESP8266 लगा हुआ है। ये इसके साथ सीरियल जो है इसका प्रोग्रामर लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो है इन पिन्स को यूज़ करते हुए जो है ना इसको यूज़ किया जाता था। इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई एक छोटा सा लाइक काम करना है, लाइक जिसमें आपको सिर्फ 2 GPIO चाहिए। ठीक है, तीन होती हैं इसमें GPIOs। ठीक है, तो 3 कह लें या 4 कह लें, क्योंकि RX-TX को भी आप जो है ना एज अ GPIO यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिन्स जो है 4 पिन्स जो है आपकी GPIO की पिन है। ठीक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इससे जो है मतलब कह लें कि आप 4 डिवाइसेस कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये बहुत सस्ता सा होता है, लाइक 250 या अराउंड 330 या इस मतलब 350 इसके अराउंड अबाउट जो है ना 250 से 350 तक जो है ये आपको मार्केट में मिल जाता है। ये कुछ और ESP के बोर्ड हैं। ठीक है, लाइक हिस्टोरिकली अगर देखें तो ESP01 से ये स्टार्ट हुआ है और आज जो है हमारे पास जो मोस्ट फेमस है उनमें से एक जो है VMOS D1 मिनी है आपके पास। ठीक है, तो VMOS D1 मिनी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास आज मुझे एक बच्चे की क्वेरी आ रही थी कि वो मार्केट में ESP32 बाय करने गए हैं और उन्हें ESP12 मिल गया है। तो ESP12 जो है वो भी ESP8266 ही है। लाइक ESP8266 के ये डिफरेंट वेरिएंट हैं और ESP8266 का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो VMOS D1 मिनी है हमारे पास। तो अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, फिर ताकि हम जो है नेक्स्ट मूव कर सकें। ओके जी, ठीक है, तो अब जो हमारे पास ESP8266 है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है ये ESP32 है। तो अब ESP8266 जो है ये हमारे पास सिंगल कोर होता है आर्किटेक्चर इसका। ठीक है, लाइक जिस तरह हम पेंटियम 4 कंप्यूटर यूज़ करते होते थे, आजकल ड्यूअल कोर यूज़ हो रहे हैं और क्वाड कोर और ऑक्टा कोर। इसी तरह जो है ESP8266 जो है वो उसमें सिर्फ एक कोर होती है। ठीक है,
और इसके बाद जो ESP32 है वो डुअल कोर होता है, क्योंकि उसमें 2 कोर्स यूज़ हो रही होती हैं। इसके बाद जो है हमारे पास वाईफाई जो उनमें यूज़ होती है, ठीक है, 802.11 ही यूज़ हो रही होती है। तो उसमें जो है हमारे पास 2 तरह के वेरिएंट आते हैं, ठीक है, और जो लेटेस्ट चल रहा है वो ST40 है। तो ESP32 में हमारे पास ST40 होता है, और ये कह लें कि आपका 254 गीगाहर्ट्ज़ पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ESP8266 है, इसमें ब्लूटूथ नहीं होती, और ESP32 में ब्लूटूथ 4.2 है। और इसके अलावा जो है BLE है, BLE कहते हैं हम ब्लूटूथ लो एनर्जी को, ठीक है। तो ये जो है ब्लूटूथ में एक जो है कह लें नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कम पावर कंज्यूम करते हुए जो है अपनी जो ट्रांसमिशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ESP32 इस चीज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन ESP8266 में तो ब्लूटूथ है ही नहीं। इसके बाद टिपिकल फ्रीक्वेंसी है जिस पे ये काम कर रही होती हैं। तो 80 मेगाहर्ट्ज़ पे ESP8266 काम कर रहा है, और जो है ESP32 जो है वो 160 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी जो है प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में ही होती है, ठीक है। तो इनकी जो है प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो आप कह सकते हैं मेगाहर्ट्ज़ में होती है। इसके बाद SRAM है, ठीक है। तो SRAM कहते हैं हमारे पास एक स्टैटिक रैम, जिसके अंदर हम कोई एक कोड जो है वो फ्लैश कर दें, और वो उसमें जो है काइंड ऑफ हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए उस कोड को या कुछ डेटा को वहाँ पे स्टोर करवा दें। तो ESP8266 में ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन ESP32 में हम ये कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है इस काम को करने के लिए आपको डिफरेंट एक्सपर्टीज़ चाहिए एम्बेडेड सिस्टम्स में, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके पास GPIOs हैं, जैसे मैंने GPIOs जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट का आपको बताया है। तो ESP8266 में 17 होती हैं, और ESP32 में आपके पास 34 GPIO की पिंस होती हैं। इसके बाद हमारे पास हार्डवेयर में PWM है, ठीक है। तो सॉरी, हार्डवेयर में इनकी PWM की पिंस नहीं होती, जैसे हमारे पास आर्डिनो में थी, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास इसमें नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसकी PWM पिंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और हमारे पास जो ESP8266 है इसमें हमारे पास 8 चैनल्स PWM के लिए अवेलेबल हैं, और ESP32 में जो है हमारे पास 16 चैनल्स अवेलेबल हैं PWM को यूज़ करने के लिए। इसके बाद हमारे पास SPI, I2C, I2S और U8 जो है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो पिन चाहिए होती हैं हमें। तो SPI हम कहते हैं सीरियल पैरेलल इंटरफेस होता है ये, ठीक है। I2C भी इसी तरह एक कम्युनिकेशन का इंटरफेस है, I2S भी कम्युनिकेशन का इंटरफेस है, देन U8 इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें 2 पिंस हैं, I2C की 1 है, I2S की 2 हैं, इसकी तरह U8 की 2 हैं। ESP32 में वही वेरिएंट बताया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ADC जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो जितनी उसकी बिट्स ट्रांसमिशन बिट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी, उतनी जल्दी जो है हमारे पास ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो जाएगी और हमारे पास डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ESP32 जो है वो फिर 12 बिट को यूज़ करता है, तो ESP8266 10 बिट्स को यूज़ कर रहा होता है। इसके बाद जो है हम कहते हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, या कैन बोलते हैं इसको, जिसमें ये होता है कि आपकी जो होते हैं डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू कैन प्रोटोकॉल। तो ये जो है कह लें कि
एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो आप कर सकते हैं ESP32 में। ESP8266 के ज़रिए आप ये नहीं कर सकते। इसमें ये आपके जो कंट्रोलर है ना, माइक्रो कंट्रोलर, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं टू डू डिफरेंट थिंग्स। इसके बाद जो है आपका मैक इंटरफेस है, ठीक है। अगर आपने घर में अगर आपके इंटरनेट जो आ रहा है, ठीक है, या आप अपने मोबाइल में भी जाके देखें तो वहाँ पे भी आपको एक मैक नंबर मिलेगा। तो वो मैक जो है वो एक मैक एड्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उस पे जो है आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस मैक एड्रेस के ज़रिए आप उस डिवाइस को भी अथेंटिकेट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैक एड्रेस जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एक डिवाइस के लिए सिर्फ एक मैक एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप कह सकते हैं अगर कि मैक इंटरफेस उस डिवाइस में अवेलेबल है तो आपको जो है आईपी जो है, स्टैटिक आईपी जो है वो बाय नहीं करने पड़ते। तो स्टैटिक आईपी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस बाय कर सकती हैं। तो थ्रू मैक इंटरफेस आप फिर उन माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं और उनको जो है उनकी आइडेंटिटी जो है वो थ्रू आउट द इंटरनेट जो है वो चेक कर सकते हैं। ये भी फिर एक एडवांस लेवल का ही कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम जब कम्युनिकेशन को डिफरेंट आईपीज़ के ज़रिए देख रहे होंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। इसके बाद जो है टच सेंसर होता है, ठीक है। ESP8266 में नहीं है, 32 में है। टेम्परेचर सेंसर जो है ESP32 के जो ओल्ड वर्जन थे उनमें था। जो अभी न्यू वेरिएंट आ रहे हैं उनमें कुछ वेरिएंट्स में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। इसके बाद हॉल इफेक्ट सेंसर है, ये भी इसी तरह ही है। 8266 में नहीं है और 32 में है। इसके बाद जो वर्किंग टेम्परेचर है इनका वो सेम ही है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये काम कर लेते हैं। इसके बाद जो प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस ये जो हमारे पास ESP8266 है ये $3 टू $6 का मिल जाता है। लाइक आपको ये पाकिस्तान में अगर देखें तो 400 टू 650 तक आपको ये मिल सकता है, ठीक है, इस रेंज में, या 750 तक भी मिल जाएगा किसी जगह पे, महंगा होगा। तो उसके बाद जो ESP32 है ये आपका $6 टू $12 जो है सेल हो रहा है। तो ये आपको लाइक पाकिस्तान में देखें तो 800 टू आपको जो है ये 1400 तक मिल सकता है कहीं पे भी। तो ये वेरिएशन है, प्राइस वेरिएशन ड्यू टू देयर फीचर्स। तो अब जो है हम अपने आईडी की तरफ आएंगे। उसमें हमने कुछ चीज़ें करनी है, लाइक हमने अपने बोर्ड्स को प्रोग्राम करना है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपने आईडीई को सेट करने के लिए। तो आर्डिनो में जो है आपका आईडी जो है उसमें हमने लाइब्रेरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लाइब्रेरीज़ को ऐड करना है। उसके बाद फिर हम जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ये मेरे पास आईडीई है आर्डिनो का। तो अब मैंने जो काम करना है, ठीक है, ये स्टेप्स मैंने वैसे स्लाइड्स में भी ऐड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, ठीक है। और प्रेफरेंसेस में जाके आपने ये दो लिंक्स हैं, ठीक है, एक ESP8266 के लिए JSON फाइल का लिंक है और एक जो है ESP32 के लिए JSON फाइल का लिंक है। तो ये लिंक्स मैं अभी चैट में भी पेस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ से कॉपी कर लें अगर आप साथ फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये आप अपनी चैट
से भी ले सकते हैं लिंक, ठीक है। तो ये लिंक जो है आपने प्रेफरेंसेस में जाके आर्डिनो की ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया हुआ है। जब ये प्रेफरेंसेस में आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो है आपने जाना है टूल्स में। टूल्स के बाद आपने बोर्ड में जाना है और बोर्ड से आप जाएंगे बोर्ड्स मैनेजर में, ठीक है। बोर्ड्स मैनेजर में आ जाएंगे तो ये अभी इंटरनेट से डाटा पिक करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ESP32, ठीक है। तो जब आप ESP32 लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ESP32 की लाइब्रेरी आ जाएगी। तो ये जो जिन डेवलपमेंट बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है वो कौन कौन से हैं जी? ESP32 डेव मॉड्यूल है, VMOS है, VMOS T1 मिनी ESP32 है। तो ये सारे बोर्ड्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे बोर्ड होंगे जिनको ये पैकेज सपोर्ट करता है। तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये पहले डाउनलोड हो रहा था, पता नहीं क्या इशू आया, तो ये मेरे पास स्टॉप हो गया था। तो अभी ये काफ़ी टाइम लेगा डाउनलोड होने में। तो जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपने अपने बोर्ड को प्लग कर लेना। अभी मेरे पास ये अभी इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो मैं अभी इसको जो है डाउनलोड ही कर रहा है मेरे पास। तो इसके बाद हमने इसको क्या करना था, हमने एक स्केच बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी वही जो 6 बड़े कॉन्सेप्ट हम आर्डिनो में यूज़ कर रहे थे वही 6 बड़े कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे, जिसमें डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, डिजिटल रीड, इफ स्टेटमेंट्स और एनालॉग रीड और सीरियल कम्युनिकेशन हमारे पास होगी, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हमने आर्डिनो में कर ली हैं, अब यही ESP बोर्ड्स में हम जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अब दोबारा ये चीज़ें नहीं करने वाले। तो इसी वजह से आपको पहले करवाई गई हैं। तो नेक्स्ट जो है हम फिर जो है बिल्कुल आर्डिनो में जिस तरह हमने कोड किया था वैसे ही कोड की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इन स्लाइड्स में। तो ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी थोड़ी देर में। तो आपने क्या करना है कि यही जो कोड है ये आपने आप अपलोड करना है और अपलोड करके आपने चेक करना है कि आपका जो ESP32 बोर्ड है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो होप्स हो कि ये आपका ESP32 बोर्ड इससे सही काम कर रहा होगा, ठीक है। और आपने फिर ये 2 चैलेंज हैं जो आज के लिए हमने रखे हुए हैं, ठीक है। एक तो आपने ESP बोर्ड को कॉन्फ़िगर करना है और एक ब्लिंक का स्केच जो मैंने आपको इधर दे दिया है ब्लिंकिंग एग्जांपल में, तो ये आपने अपलोड करना है। और इसके बाद जो है आपने एग्जांपल्स जो है वो करनी है। तो एग्जांपल्स कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कार्डिनो ओपन कर लेता हूँ। तो आपने जाना है फाइल्स में, फिर एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे आपके पास ESP32 आ रहा होगा, ठीक है, एग्जांपल्स में ही। तो उसी ESP32 में जाएंगे आप तो आपको फिर जो है बहुत सारी उसकी ESP32 की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आपने एक से दो एग्जांपल्स कम से कम वो ट्राई करके देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा या नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है फिर इसमें जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। लाइक कल हम लोकल होस्ट पे ट्राई करेंगे कि हम लोकल होस्ट पे अपने ESP बोर्ड्स को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ESP32 बोर्ड है, मैं ESP32 को प्रोग्राम करूँगा, लेकिन मैं आपके साथ ESP8266 की भी एग्जांपल शेयर करता जाऊँगा और मैं आपके साथ कोड भी बाकी जो होंगे वो शेयर करता जाऊँगा और कोड्स की हम अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। लाइक वो कोड क्या कर रहा है और अगर आपने उसमें चेंजेस करनी होंगे तो आपने कैसे चेंजेस करनी है, क्योंकि आपको कोड यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ साथ साथ करवाना तो वो 1 घंटे की वर्कशॉप में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम जो है कोड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कोड किस तरह वर्क कर रहा है
और अगर आपने अपना कोड लिखना हो या उस कोड में वेरिएशंस करनी हो आपने, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। तो होप सो कि आप चीज़ों को गेट कर रहे हैं। अगर आप के आपको कोई भी क्यूरी है तो पूछें, और अभी हम डिस्कशन ही करेंगे। और जी।